गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम, जिला राजसमंद। भूगोल के अंदर आज विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट यानी भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में पढ़ेंगे भारत में रेल परिवहन। भारत में एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग तंत्र है। यहाँ प्रथम रेल लाइन 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की लंबाई में बनाई गई। 1854 में कोलकाता से रानीगंज के मध्य रेल मार्ग बनाया गया था। 1856 में चेन्नई मद्रास से अरकोनम के मध्य रेल मार्ग बनाया गया। वर्ष 1950 यानी 19th सेंचुरी के बाद रेल मार्ग का विकास तेज़ी से हुआ और 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद भी इसी प्रकार का इसका जो विकास है वो गतिमान रहा। रेल परिवहन अंग्रेजों के स्वामित्व वाली निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया गया था, जब तक 1950 में समस्त रेल परिवहन प्रबंधन भारत सरकार द्वारा स्वामित्वाधीन न कर लिया गया। भारतीय रेल मार्गों में पटरी की जो चौड़ाई है वो भी निर्धारित की गई और विविधता देखने को मिलती है इसमें। सबसे पहले ब्रॉड गेज 1.6 मीटर चौड़े, मीटर गेज 1 मीटर चौड़े और नैरो गेज 0.762 या 0.6 मीटर चौड़े होते हैं। फिर विद्यार्थी हम बात करें ट्रैफिक को सुगम करने और माल के दक्ष परिवहन क्रम में सभी गेजों को ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के लिए सरकारी नीति बनाई गई। भारतीय रेल नेटवर्क को 17 जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया। तो ये आपके विद्यार्थी चित्र दे रखा है, भारतीय रेलवे का मानचित्र दे रखा है और पूरा नेटवर्क रेलवे का इसमें दे रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में रेल परिवहन का बड़ा महत्व और योगदान है। सड़क क्षेत्र के साथ कड़ी प्रतियोगिता का इसको सामना करते हुए रेल परिवहन द्वारा सवारी तथा माल यातायात के महत्वपूर्ण अनुपात की पूर्ति की जाती है। फिर विद्यार्थियों कोयला है, लोहा व इस्पात, सीमेंट, खनिज तेल, खाद्यान्न, उर्वरक, निर्माण, पत्थर, धातु जैसी मूल और उपयोगी धातुओं के भार यातायात का लगभग 90% रेल परिवहन के माध्यम से पूरा होता है। रेल परिवहन द्वारा कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में विकास और विस्तार में सहायता मिलती है, क्योंकि ये कच्चे माल, मशीनरी, तैयार माल, श्रमिक और ईंधन के व्यापक संचालन को संभव बनाता है तथा बाजार के एकीकरण में भी ये सहायता करता है। रेलवे द्वारा सूखा और अन्य आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तुओं की त्वरित आपूर्ति भी की जाती है। रेलवे द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण की क्रिया को भी मजबूती प्रदान की जाती है। फिर हम विद्यार्थी बात करें रेलवे का ऐतिहासिक कारकों पर क्या प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश प्रशासकों की मुख्य रुचि साम्राज्य के विस्तार और संगठन और संसाधनों के दोहन में थी। उन्होंने रेल मार्ग के माध्यम से उप क्षेत्रीय केंद्रों और बड़े बड़े शहरों जो ग्रामीण अधिशेष उत्पादन के केंद्र थे को बंदरगाह नगरों से जोड़ा और इस तरह से पूरा पश्चिम प्रदेश बंदरगाहों से जुड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप कोलकाता पश्चिमभूमि में महत्वपूर्ण उप क्षेत्रीय केंद्रों का ह्रास होने लगा। इसी समय कई अनजाने और गैर महत्वपूर्ण कस्बे केवल इस वजह से पनपने लगे क्योंकि वह मुख्य जंक्शनों पर स्थित थे, जैसे मुगलसराय है, इटारसी है, टूंडला है, इसी प्रकार के नगर हैं। बंदरगाहों के आसपास रेल मार्गों के विकास का एक अन्य परिणाम आंतरिक जल परिवहन और महत्वपूर्ण नौकाघाट कस्बों के पतन के रूप में भी देखा जाता है। बात करें विद्यार्थियों रेल मार्गों पर भौगोलिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो इन कारकों में रेल मार्गों के विकास में अनुकूल भूमि निभाई और अनुकूल भूमिका के अंदर जब कुछ मामलों में बाधक सिद्ध हुए। उत्तरी मैदान में समतल स्थलाकृति, सघन जनसंख्या, गहन प्रौद्योगिकी, कृषि की सक्रियता जैसे कारक रेल मार्गों विकास में सहायक सिद्ध हुए। साथ ही इस क्षेत्र में अनेक नदियों और बाढ़ों के कारण पुलों के निर्माण और पटरियों के रखरखाव पर भारी व्यय करना पड़ता है। प्रायद्वीपीय भारत में देखें, दक्षिण भारत में तो उबड़ खाबड़ और पहाड़ी भूभाग है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल मार्गों को निचली पहाड़ियों, नदी घाटियों, सुरंगों और दर्रों में से होकर निकाला जाता है। जैसे बोर घाट है, भीमा घाटी, पेनार घाटी से गुजरने वाला बॉम्बे चेन्नई रेल लिंक क्रमभंगों, दरारों और घाटियों से गुजरने वाला होता है। हिमालय क्षेत्र में भी पहाड़ी भूभाग तथा घने वन पाए जाते हैं, अतः यह रेल मार्गों की जो सघनता अति निम्न और अनुपस्थित है। इन क्षेत्रों में रेलवे लाइनों को
गिरिपादों यानी जम्मू, हरिद्वार, देहरादून, कोटगोदाम, शिमला, कोटद्वार, दार्जिलिंग इत्यादि तक पहुंचाया जा सका। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में रेल मार्गों का विकास नहीं हो सका। इस क्षेत्र की विशेषता छितरी हुई जनसंख्या द्वारा भी परिलक्षित होती है। वर्ष 1966 तक जोधपुर से जैसलमेर तक कई रेल मार्ग नहीं बना। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क प्रदेश में जाने के लिए मात्र 1 मीटर गेज ही रेल लाइन बिछी थी। मध्य प्रदेश और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ सघन वन क्षेत्रों, वेस्ट बंगाल के डेल्टाई या दलदल भूमि में भी रेल मार्गों को बिछाने में कठिनाई आती है। सह्याद्री का पर्वतीय और वन्य भूप्रदेश भी रेल मार्गों के विकास में बाधक रहा है। कोंकण परियोजना के अथक प्रयासों से इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग को बिछाया गया। इसके अलावा रेल लिंक क्रमबंगों के साथ साथ तटीय क्षेत्र तक पाया जाता है। मुंबई, वास्को डिगामा, मैंगलोर, कोचीन ऐसे रेल मार्ग के उदाहरण हैं। अब हम विद्यार्थियों भारत के अंदर रेल मार्ग की जो सघनता है उसके प्रतिरूप को देखें तो सबसे पहले है उच्चतम सघन क्षेत्र। भारत में कुल सघनता का लगभग आधा भाग उत्तरी मैदानी में है और इस क्षेत्र में भारत की जनसंख्या अधिकांश जनसंख्या रहती है और भूमि उपजाऊ व समतल है। पूरा क्षेत्र रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, किंतु पूर्वी पश्चिमी दिशा में ये संपर्क अधिक प्रभावी है क्योंकि इस दिशा में रेल पटरी नदी प्रवाहों के साथ साथ चलती है। उत्तर दक्षिण दिशा में अनेक छोटी बड़ी नदियों के आड़े तिरछे प्रवाह के कारण रेल मार्गों का जो सघनता वो कम हुई है। इस क्षेत्र में मुख्य रेलवे स्टेशनों में अमृतसर, दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना और हावड़ा शामिल है। फिर विद्यार्थियों उच्च सघन क्षेत्र, इसके अंतर्गत गुजरात, तमिलनाडु का विस्तृत भाग शामिल है। उच्च जनसंख्या घनत्व, सुविकसित अर्थव्यवस्था, समतल स्थलाकृति क्षेत्र रेल मार्गों की उच्च सघनता के कारण है। फिर मध्यम सघन के क्षेत्र, इसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र का आंतरिक भूभाग शामिल है। पहाड़ी और पठारी भूप्रदेश और जनसंख्या का मध्यम होना घनत्व तो रेल मार्ग तंत्र की उच्च सघनता को बाधित करता है। इस क्षेत्र में ट्रंक मार्गों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि मुंबई चेन्नई, चेन्नई दिल्ली, चेन्नई हैदराबाद, चेन्नई कोची के बीच प्रभावी संपर्क हो सके। निम्न सघन क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी राजस्थान इसमें शामिल है और यह निम्न सघनता का कारण है अल्प और बिखरी हुई जनसंख्या, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, भूप्रदेश की कठिनता, रेल मार्ग बिछाने की अति उच्च लागत, पश्चिमी घाट की तट से बेहद समीपता होने के कारण यहाँ कोई रेल मार्ग का लिंक नहीं था। लेकिन कोंकण रेल प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ ही रेल मार्ग घनत्व पश्चिम तट के साथ साथ बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई है। दूसरी ओर पूर्वी घाट बेहद दूरी पे है और इसलिए यहाँ पर एक ट्रंक लाइन मुहैया कराई गई है। फिर विद्यार्थियों हम बात करें भारत के अंदर रेल मार्ग के लिए या रेलवे उत्पादन इकाइयाँ भी भारत में नए उत्पाद विकसित करने का प्रयास करती है। रेल कोच फैक्ट्री ने भी सीरी टायर एसी कोच तैयार किया जिसमें वातानुकूलित एसी को सुगम और आरामदायक बनाया है। तो इसके लिए एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स और कम ईंधन खपत वाले डीजल लोकोमोटिव्स का उत्पादन भी क्रम से चित्रंजन लोकोमोटिव्स और डीजल लोकोमोटिव्स में शुरू हुआ। तो इसके लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में निर्माण किया गया। यह चित्रंजन और चेन्नई के अंदर इसके वैगन बनाए जाते हैं। फिर विद्यार्थियों रेल यातायात की समस्याएं भी है कुछ। क्या समस्या? वर्तमान में सड़क यातायात के बढ़ते विस्तार कारण रेल परिवहन के सुधार हेतु पर्याप्त संसाधनों उपयुक्त प्रयासों में कमी आती रही। 1980 की शुरुआत में राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने आदर्श रेल सड़क मॉडल अनुपात 72:28 निर्धारित किया, लेकिन रेल मार्ग के सस्ते, ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण रूप से मित्रवत होने के बावजूद इसमें अनुपात में विपरीत और प्रतिकूल स्थानांतरण हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।